हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पीपीएस के यूनिट 5 का वन शॉट। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच वर्क एंड प्रोसेस बिफोर इट गिवन टू द कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। मतलब जो हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक है, जो सोर्स कोड मतलब क्या, जो भी हमारा यूजर या प्रोग्रामर जो इस कोड को लिखता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड के कंपाइलेशन से पहले ही कुछ ऐसे प्रोसेस को हम कर देते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो कि कंपाइलेशन से पहले ही हो जाए उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है मैक्रो, दूसरा होता है फाइल इंक्लूजन और तीसरा होता है कंडीशनल कंपाइलेशन। तो मैक्रो क्या होता है? ए टोकन इज रिप्लेस्ड बाय यूजर डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब एक क्या होता है, एक हम टोकन लिख देते हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ कुछ कैरेक्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैक्रो इज डिफाइंड बाय डिफाइन कीवर्ड। मतलब जो हम मैक्रो को लिखते हैं उसको हम डिफाइन कीवर्ड से लिखते हैं, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम में कुछ भी अगर एलिमेंट को एड करते हैं तो उसका एक कीवर्ड होता है। जैसे हमें इंटीजर का डाटा टाइप बनाना है तो उसके लिए हम इंट लिखते हैं, ये क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। तो उसी टाइप से अगर हमें मैक्रो बनाना है तो मैक्रो का कीवर्ड होता है डिफाइन। मैक्रो इज जनरली रिटन इन कैपिटल लेटर। मतलब मैक्रो को क्या करते हैं, जनरली हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और दूसरा होता है फंक्शन लाइक। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो क्या होता है? ए मैक्रो हैज विदाउट आर्गुमेंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, ठीक है। मतलब अगर एक ऐसा मैक्रो जिसमें हमारा कोई भी क्या हो, आर्गुमेंट ना हो, एक ऐसा मैक्रो जिसमें हमारा कोई भी आर्गुमेंट ना हो, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होता है? कोई भी हम उसमें जो पैरामीटर को पास करते हैं उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ऐसा मैक्रो जिसमें कोई आर्गुमेंट ना हो वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। जो हमारा ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा मैक्रो एक्सप्रेशन और दूसरा होता है हमारा मैक्रो डेफिनेशन। मतलब ऐसा मैक्रो जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं या उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। और वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रो एक्सप्रेशन और दूसरा होता है मैक्रो डेफिनेशन। अब इसके हम सिंटेक्स और एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, मैक्रो एक्सप्रेशन और यहाँ पे हमारा मैक्रो डिफाइन। तो मैक्रो एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या होता है? तो देखो, मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें हम एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, कोई भी जो हमें काम करना होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि ए, एक हमने ए दिखाया डिफाइन किया और उसका काम क्या है कि प्रिंट ऑफ हेलो कर रहा है। मतलब एक हमने मैक्रो डिफाइन किया ए नाम से, उसका काम है कि वो हेलो को प्रिंट। उसके बाद अगर हम मैक्रो डेफिनेशन को देखते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिफाइन लिखेंगे क्योंकि मैक्रो का जो कीवर्ड ही होता है वो डिफाइन होता है। उसके बाद यहाँ भी हम ए कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए का मतलब हो रहा है कि हम हेलो को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ए का हम एक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ए की डिफिनेशन दे रहे हैं, मतलब उसका कोई हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं ए में। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हेज इंक्लूड स्टूडियो कोनियो ये लिख देंगे। उसके बाद जो मैक्रो हमारा लिखा जाता है वो मेन फंक्शन के पहले ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि डिफाइन से और यहाँ हेज हम लगाएंगे। उसके बाद ए को हमने एक एक्सप्रेशन दिया क्या कि प्रिंट ऑफ हेलो। मतलब ए हमारा क्या करेगा कि हेलो को प्रिंट कर देगा। उसके बाद वाइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन। उसके बाद हमने ए को कॉल किया, ठीक है। देखो जिस प्रकार से हम फंक्शन को कॉल करते थे उसी सेम तरह से हम यहाँ पे ए को कॉल कर रहे हैं। तो ए को हमने यहाँ पे कॉल किया तो ये क्या आया, यहाँ पे ए कॉल किया तो यहाँ पे ये हेलो हेलो प्रिंट हो जाएगा दो बार। उसके बाद गेट सीएस कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उसके बाद मैक्रो डिफिनेशन के अगर एग्जांपल को देखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेज इंक्लूड स्टूडियो, हेज इंक्लूड कोनियो। उसके बाद जो मैक्रो होता है वो डिफाइन किया जाता है वाइड मेन के पहले ही, तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। हेज लिखेंगे, उसके बाद डिफाइन कीवर्ड, उसके बाद ए और उसका जो भी हमें डिफिनेशन देना होगा कि ए हमारा क्या है, कितना है, तो हमने इसको दिया है 10। अब हम अगर यहाँ पे वाइड मेन के अंदर अगर हम ए को प्रिंट आउट करवाना चाहें तो ये हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू हमारा 10 आएगा आंसर में। जो हमारा दूसरे तरीके का मैक्रो था वो था फंक्शन लाइक मैक्रो। फंक्शन लाइक मैक्रो क्या होता है, ए मैक्रो हैज विद आर्गुमेंट इज कॉल्ड फंक्शन लाइक। मतलब एक ऐसा मैक्रो जिसमें हमारा आर्गुमेंट हो उसको बोलते हैं कि फंक्शन लाइक मैक्रो, और एक ऐसा मैक्रो जिसमें हमारा आर्गुमेंट ना हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, अब मैक्रो है तो इसको हेज से ही डिफाइन करेंगे, हेज डिफाइन लिखेंगे। उसके बाद क्या है ए, और ए में हमने एक आर्गुमेंट पास किया है 10, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ए एक कोई हमारा नाम है जो मैक्रो का, उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया है एक्स, और उसके बाद हमने दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, क्या ये वो काम करेगा मैक्रो, तो एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब वो हमारा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हम मेन फंक्शन से देंगे। तो अब हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेज इंक्लूड स्टूडियो कोनी। उसके बाद जो मैक्रो डिफाइन होता है वो हमारा मेन फंक्शन से पहले ही होता है, तो मेन फंक्शन से पहले ही हेज डिफाइन और यहाँ पे अपना जो भी मैक्रो का नाम था उसमें हमने एक पैरामीटर यानी आर्गुमेंट को पास किया और उसका हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ कि वो किस काम को करेगा। उसके बाद वाइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन। उसके बाद क्या किया है हमने कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल को बनाया है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि पहले वेरिएबल की वैल्यू को यूजर के द्वारा इनपुट करा रहे हैं और इस वेरिएबल का जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर मैक्रो के यूज से कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हम बी में स्टोर कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे मैक्रो को
और उसमें हम एक पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट पास कर देंगे। जिस प्रकार से हम फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करते थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी आर्गुमेंट को पास करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा मैक्रो से वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा उसको हम प्रिंट करवा लेंगे प्रिंटफ से। उसके बाद गेट सीएस कर लिए बेसिस क्लोज। अब देखो, जैसे मान लो कि हमने एक को हमने इनपुट किया 5, तो हमारा मैक्रो से कैलकुलेट होकर क्या आएगा 5 × 5, तो हमारा बी में स्टोर हो जाएगा 25 और फिर ये 25 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। जो दूसरे तरीके का हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था वो था फाइल इंक्लूजन। इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो, जब हम किसी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल को अगर हम अपने सी के प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं या उस फाइल की जो भी चीजें हैं उसको हम अपने सी प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं अपने फाइल में और उसी को बोलते हैं फाइल इंक्लूजन। इसका सिंटेक्स क्या होता है, हेज इंक्लूड लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमें फाइल इंक्लूड करना होगा उसका नाम लिखेंगे और डॉट एच लिख देंगे, तो वो फाइल हमारा इंक्लूड हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं फाइल इंक्लूजन। और यह भी एक क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो थर्ड टाइप का हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था वो था कंडीशनल कंपाइलेशन। सो ये क्या होता है, एक कंडीशनल कंपाइलेशन मींस अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज कॉपीड ओनली इफ सर्टेन कंडीशन कम्स आउट टू बी ट्रू। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा डिफाइन कर देते हैं कि जो मान लो कोई हमारा प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ से लिखा हुआ है, तो इसका कोई एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, मान लो इतना इसका एक छोटा सा पार्ट, ये तभी कंपाइल होगा जब हमारे यहाँ पे कोई कंडीशन लिखा होगा वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी अपने जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं, लेकिन इस बात को हम हेज लगा के करते हैं क्योंकि वो प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव है। जैसे इफ एल्स इफ, ठीक है, एल्स एल्स इफ एलिफ एंड इफ, ये सब चीजें हैं जो हमारे कंडीशनल कंपाइलेशन में यूज होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। मतलब हमारे यहाँ पे पूछ रहा है कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस हो। तो देखो, एरे आर स्टोर इन कंटिन्यूअस लोकेशन, मतलब जो एरे होता है वो हमारा ऐसे कंटिन्यूअस, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से स्टोर होता है। और जो लिंक लिस्ट होता है आर स्टोर इन नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन, मतलब जो लिंक लिस्ट होता है वो एक साथ नहीं स्टोर होता है, एक कहीं यहाँ पे होगा, एक कहीं यहाँ पे होगा, एक कहीं यहाँ पे, और इन सब के बीच क्या होगा, एक कनेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुई हो। उसके बाद जो एरे होता है वो हमारा फिक्स्ड इन साइज होता है, मतलब ये क्या होता है कि जो भी अगर हम मान लो एक इंटीजर एरे बना रहे हैं तो इसका साइज क्या है, फिक्स है कि ये 2 बाइट का होगा। इसमें से जो भी डिब्बा होगा वो हर डिब्बा क्या होगा, 2 ही बाइट का होगा। लेकिन जो हमारा लिंक लिस्ट होता है उसका साइज डायनेमिक होता है, मतलब क्या होता है कि उसका साइज हम बदल सकते हैं। एरे में हमारा मेमोरी इज लोकेटेड इन कंपाइल टाइम, जो हमारा मेमोरी लोकेट होता है एरे को, जब हम प्रोग्राम को अपने कंपाइल करते हैं तभी वो मेमोरी हमारा एलोकेट हो जाता है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड इन रन टाइम, मतलब जो हमारा लिंक लिस्ट होता है उसमें जब हम प्रोग्राम को अपने रन करते हैं तब हमारा मेमोरी लिंक लिस्ट को एलोकेट होता है। नेक्स्ट हमारा एरे क्या है, एरे यूजेस लेस मेमोरी देन लिंक लिस्ट, मतलब एरे में जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो लिंक लिस्ट के हिसाब से कम होती है। लेकिन जो लिंक लिस्ट होता है वो हमारा मोर मेमोरी, मतलब ज्यादा मेमोरी का यूज करता है, बिकॉज इट स्टोर्स बोथ डाटा एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। जो हमारा लिंक लिस्ट होता है वो क्या करता है, वो हमारे डाटा को भी स्टोर करता है, साथ ही साथ उसके नेक्स्ट पार्ट का जो भी एड्रेस होता है उसको भी स्टोर करके रखता है, इसलिए इसमें हमारे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज को समझते हैं सबसे पहले अच्छे से। देखो, सो जो लिंक लिस्ट होता है वो हमारा नोड्स से मिलके बना होता है और ये सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हो, और एक नोड में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मान लो एक डिब्बे में 2 तो जो पहला पार्ट होता है उसमें इसका वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें दूसरे वाला जो नोड होता है उसका एड्रेस स्टोर होता है। जैसे मान लो इसका एड्रेस अगर 1005, तो यहाँ पे हमारा स्टोर होगा 1005। मतलब ये पहला नोड क्या करेगा, दूसरे वाले नोड का एड्रेस रखेगा, दूसरे वाला क्या करेगा, तीसरे वाले नोड का एड्रेस को रखेगा। इसीलिए हमारा जो लिंक लिस्ट होता है उसमें हमारे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट कैन बी एक्सेस इजिली। जो हमारा एरे होता है उसमें एलिमेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस की जा सकती है, लेकिन जो हमारा लिंक लिस्ट होता है उसमें एलिमेंट एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर द ट्रेवल्सर ऑफ द होल लिंक लिस्ट। मतलब क्या होता है कि हम लिंक लिस्ट, जैसे हम क्या करें, जैसे एरे है तो हम लिख देंगे कि एरे इंडेक्स ऑफ 5, मतलब हम 5 वाले इंडेक्स के एरे के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, एक एक नोड पे होकर के जाना पड़ेगा, तब हम उस डिजायर्ड जो भी हम चाहते हैं उस पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फाइल एंडिंग। फाइल एंडिंग मतलब क्या होता है कि देखो, अपने हम सी प्रोग्राम से कुछ फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको कुछ उसमें हम कुछ लिख सकते हैं, उसमें से कुछ हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम चाहें तो अपना हम सी प्रोग्राम लिख के हम किसी भी प्रकार के फाइल्स में
वेरियस ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशन क्या है, जैसे क्या है कि उसको हम ओपन कर सकते हैं, उस किसी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, उसमें जो भी डाटा है उसको रीड कर सकते हैं, अगर उसमें लिखना चाहे तो उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर हम चाहें तो किसी भी फाइल के नाम को बदल सकते हैं या उसको नाम असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हमारे इन फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन जो भी है, जैसे मतलब क्रिएट है, ओपन है, नेमिंग है, एडिटिंग है, डिलीटिंग है, इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शन यानी मेथड्स हैं जो कि हमारे फाइल हैंडलिंग में काम आते हैं। जैसे क्या है एफ ओपन, एफ ओपन हम लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी फाइल हम चाहते हैं वो हमारा ओपन हो जाएगा। एफ क्लोज से हमारा क्या होगा, कोई भी फाइल क्लोज हो जाएगा। एफ गेट सी से क्या होगा कि रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, मतलब अगर हम किसी फाइल है, मान लो कोई भी फाइल यहाँ पे है हमारा, उसमें हमारा मान लो बहुत सारा कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो अगर हम किसी एक सिंगल कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हम एफ गेट सी का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम किसी सिंगल कैरेक्टर को राइट करना चाहते हैं तो हम एफ पुट सी का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि हम सेट ऑफ वैल्यूज पढ़ना चाहते हैं किसी फाइल्स में से, ठीक है, मतलब रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एफ स्कैनफ का यूज करेंगे। और अगर हम बहुत सारी वैल्यूज को राइट करना चाहते हैं फाइल में तो उसके लिए हम एफ प्रिंटफ का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एफ गेट डब्ल्यू, इसका यूज क्या होता है कि रीड इंटीजर वैल्यू फ्रॉम अ फाइल, मतलब किसी फाइल में अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर मतलब क्या होता है 1, 5, 10, 16 इसी प्रकार के अगर वैल्यू है उनको हमें रीड करना है, मतलब पढ़ना है, तो उसके लिए हम एफ गेट डब्ल्यू का यूज करते हैं। और अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू को राइट करना है फाइल में तो उसके लिए हम एफ पुट डब्ल्यू का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफ सीक, एफ सीक का यूज किस लिए किया जाता है, सर्च अ स्पेसिफिक वैल्यू इन अ फाइल, मतलब अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को हम फाइल में सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एफ सीक का यूज करते हैं। उसके बाद है एफ टेल, इसलिए होता है कि सर्च अ स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब अगर हम किसी फाइल में किसी स्पेसिफिक पोजीशन को सर्च करना चाहते हैं कि उस पर हमारी क्या वैल्यू है तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल हैंडलिंग मोड्स। तो मोड्स का मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन, ठीक है, कि हम फाइल में अपनी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसी हिसाब से हम मोड्स को लिखते हैं। मोड्स मतलब क्या है, समझो कि हम क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं अपने फाइल पे। जैसे अगर हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम आर लिखेंगे। जब हम फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, अगर फाइल पे कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करते टाइम ही हम वहाँ पे उसके मोड्स को भी लिखते हैं। मोड्स हमारे क्या डिफाइन करते हैं कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं फाइल पे, वही हमारे मोड्स डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम आर लिख दें तो इसके हमारा रीड होता है। अगर हम फाइल में राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डब्ल्यू लिखेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल एंड इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट देन ओवरराइट, मतलब क्या होगा कि अगर हम किसी फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करते हैं तो अगर वो फाइल हमारा पहले से है वहां पे तो उसी में लिखाएगा, लेकिन अगर वो फाइल हमारा वहां पे नहीं प्रेजेंट है तो वहां पे हमारे उस नाम से न्यू फाइल क्रिएट होगा और फिर हम उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अपेंड मतलब क्या होता है, इसके लिए हम ए यूज करते हैं। क्या होता है, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल एंड इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट देन अपेंड इट। ठीक है, तो अगर हम ए मोड का यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि फाइल हमारा अगर वहां पे ऑलरेडी होगा तो उस पर हमारा अपेंड हो जाएगा, और अगर फाइल हमारा वहां पे नहीं होगा तो न्यू फाइल क्रिएट होगा उस नाम से जो भी हम वहां पे नाम दिए होंगे, और फिर उस पे हमारा अपेंड होगा। सो अपेंड और ओवरराइट का मतलब क्या होता है, तो देखो मान लो हमारा फाइल पे कुछ डाटा लिखा हुआ है तो ओवरराइट का मतलब क्या होगा कि इन सारे डाटा को डिलीट कर दो और नए तरीके से हम कुछ लिखें, तो इसको बोलते हैं ओवरराइट। ठीक है, ओवरराइट मतलब क्या है कि पुराने डाटा को डिलीट करके नया डाटा लिखना। अपेंड मतलब क्या है कि पुराना डाटा भी वहां पे रहे और साथ ही में हम अपना नया डाटा भी वहां पे ऐड कर दें, तो इसको बोलते हैं अपेंड। उसके बाद देखो अगर कुछ फाइल्स होते हैं जिनको हम बाइनरी में रीड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई म्यूजिक फाइल है, कोई फोटो फाइल है, फोटो हमारा किसमें होता है डॉट जेपीजी में होता है, तो इन सब फाइल्स को क्या करते हैं हम बाइनरी में रीड या राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है आरबी हम मोड का यूज करते हैं। जैसे हमें रीड करना है बाइनरी में तो उसके लिए हम आरबी लिखेंगे। उसके बाद डब्ल्यू भी क्या है, अगर हम बाइनरी में राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू भी लिखेंगे। ये भी सेम ही काम करेगा कि अगर वहां पे कोई फाइल है उस नाम से तो उसी में लिख देगा, ठीक है, लेकिन अगर फाइल नहीं है तो वहां पे हमारा न्यू बाइनरी फाइल बन जाएगा और फिर उसमें हम अपना ओवरराइड परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अपेंड करने के लिए बाइनरी में हमारे पास मोड होता है एबी, ये हमारा क्या करेगा या तो न्यू बाइनरी फाइल बना देगा अगर वहां पे कोई नहीं होगा, और अगर वहां पे कोई फाइल ऑलरेडी होगा उसी नाम से तो उसमें हमारा वो अपेंड कर देगा डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टेक्स्ट डाटा फ्रॉम अ फाइल, मतलब हमें क्या करना है कि एक फाइल में क्या करना है टेक्स्ट डाटा जो कुछ लिखा होगा और उसी टेक्स्ट डाटा को हमको रीड करना है और उसको हमें प्रिंट करना है। तो इसी ऑपरेशन को हमें अपने सी प्रोग्राम से परफॉर्म करना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हेज इंक्लूड स्टूडियो कोनियो वाइड में, उसके बाद क्या करेंगे अपना एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, कि फाइल का हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, तो हम यहाँ पे लिखते जैसे हम अगर इंटीजर बनाना चाहते थे तो लिखते थे इंट, अगर कैरेक्टर बनाना चाहते थे तो लिखते थे char। तो अगर हमें फाइल का वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे फाइल और इसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। ठीक है, और हम फाइल का क्या बनाते हैं पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, जो कि है एस्ट्रिक एफ। ठीक है, यहाँ पे एक हमने फाइल का वेरिएबल बनाया। उसके बाद क्या हमने लिखा है, अब देखो
फाइल को रीड करना है तो उसको हम कैरेक्टर में रीड करेंगे, तो उस कैरेक्टर को रीड करेंगे तो उसको कहीं पे स्टोर करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल ch बनाया है। अब देखो, अब हमें जो भी फाइल को हम रीड करना चाहते हैं उसको हमें सबसे पहले ओपन करना होगा और साथ ही हम उसके मोड्स को देंगे कि हम उसको क्या करना चाहते हैं। तो अगर हमको उसके रीड करना है तो वहाँ पे हम R लिखेंगे, अगर कुछ और करना होता है तो कुछ और लिखते हैं वहाँ पे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमने क्या फंक्शन पढ़ा है, हमने पढ़ा है एफ ओपन लिखते हैं, इससे हमारा फाइल ओपन हो जाता है। तो लिखेंगे एफ इक्वल टू एफ ओपन, ठीक है। उसके बाद हम क्या, इसमें हम दो चीजें और लिखते हैं, क्या, एक उस फाइल का लोकेशन और नाम, और दूसरा उसका क्या मोड है, ठीक है। ये क्या है, मोड है, और ये उसका लोकेशन और नाम है। तो हमारा फाइल मान लो डी ड्राइव में, तो लिखेंगे डी, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉलन डबल स्लेश, उसके बाद हमारे फाइल का नाम है मान लो a डॉट txt, मतलब हमारा कोई टेक्स्ट फाइल है। उसके बाद हमें उसको रीड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे आर मोड में उसको ओपन किया है, और ये दोनों चीजें हमारी डबल इन्वर्टेड में लिखी जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस फाइल को हम ओपन करना चाह रहे हैं वो फाइल वहां पे कुछ हो ही ना, ठीक है, मतलब तो हमें क्या मिलेगा, नल मिलेगा। तो अगर यफ इक्वल टू नल, मतलब यफ हमें नल मिला है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो फाइल हमारा वहां पे नहीं है। लेकिन अगर फाइल हमें मिल जाता है तब क्या करना है, तो हमें उसके सारे डाटा को रीड करना है और उसको हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक कैरेक्टर को रीड करेंगे, ठीक है, और एक एक कैरेक्टर को रीड करेंगे और साथ ही साथ उसको हम प्रिंट करते जाएंगे। तो हमने एक एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन पढ़ा है, एफ गेट सी। एफ गेट सी से क्या होता है, हमारा एक एक कैरेक्टर रीड होता है और उसको हम फिर क्या करेंगे, सी एच में स्टोर कर देंगे और फिर सी एच को अपने हम प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं, क्या, कि व्हाइल यफ इंड ऑफ फाइल, ठीक है, यफ इंड ऑफ फाइल, ई ओ एफ का मतलब क्या है, इंड ऑफ फाइल, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है कि जब तक इससे क्या कैलकुलेट हो रहा है, इससे इंड ऑफ फाइल चेक हो रहा है कि क्या ये इंड ऑफ फाइल है। उसके बाद हमने लगा दिया नॉट, कि जब तक हमारा इंड ऑफ फाइल ना आए, तब जब तक हमारा फाइल खत्म ना हो, हम एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे रीड कर रहे हैं और उसको हम प्रिंट करें। उसके बाद क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रेस को बंद करेंगे और फाइल को अपने क्लोज कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं, फिर उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना रहता है, उसके लिए हमें मोड्स को लिखना रहता है। उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ डाटा इनटू टेक्स्ट फाइल, मतलब हमें क्या करना है कि कोई हमारा फाइल है, उसमें हमें डाटा को राइट करना है और उसके लिए हमें सी प्रोग्राम को लिखना है। तो ठीक है, इसके लॉजिक सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एक फाइल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद उस फाइल में हमको डाटा को ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको चाहे अपेंड मोड में ओपन कर लें, चाहे राइट मोड में ओपन कर लेंगे। दोनों से क्या होता है कि अगर दोनों में क्या होता है कि अगर हमारा वो फाइल होगा वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसी में अपेंड या राइट हो जाएगा, और अगर वो फाइल वहाँ पे नहीं होगा तो न्यू फाइल वहाँ पे उसी नाम से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मान लो हमको ढेर सारा का डाटा को लिखना है, सेट ऑफ डाटा को लिखना है, तो उस डाटा को पहले हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में। तो उसके लिए हम किस लिए करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर एरे। उसके बाद उस कैरेक्टर एरे को हम अपने फाइल में राइट कर देंगे, तो पूरा डाटा हमारा उस टेक्स्ट फाइल में रिटर्न हो जाएगा। तो इसके प्रोग्राम को समझते हैं, क्या है, पेज इंक्लूड स्टूडियो कोनियो वाइड में। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फाइल का वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने क्या किया, अब हम जो भी डाटा को लिखना है उसके लिए हम यहाँ पे एक ना स्ट्रिंग बना लेते हैं। उसके बाद हमने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, फाइल को ओपन करना होता है। तो जो भी हमारा फाइल का नाम होगा उसको लिखे, उसके बाद हमने वहाँ पे उसका मोड दिया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि गेट सी एच से क्या हो रहा है कि जो भी हम इस सी एच में स्ट्रिंग जो यहाँ पे बनाए हैं उसकी वैल्यू को हम यूजर के द्वारा इनपुट ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट भी कर दे रहे हैं। अब फाइल में उसको राइट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यह प्रिंटफ। यह प्रिंटफ का यूज किस लिए किया जाता है, फाइल में डाटा को राइट करने। सबसे पहले यहाँ पे क्या पास करेंगे कि यह मतलब किसमें हम राइट कर रहे हैं, कौन से फाइल में। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसका जो भी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ये स्ट्रिंग था इसलिए हमने यहाँ पे %s दिया और %n दिया है न्यू लाइन के लिए। उसके बाद किसको राइट कर रहे हैं, तो हम ch को राइट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ch लिख दिया। उसके बाद हम फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, देन गेट ch कर लीव दिस इज क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू पेस्ट अनदर फाइल, ठीक है। मतलब क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स होंगी और इस फाइल का कंटेंट को हमको कॉपी करना है और इस दूसरे फाइल में हमें इस कंटेंट को पेस्ट करना है, ठीक है। मतलब समझ लो कि हम कंटेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ, अब देखो यहाँ पे हम दो फाइल का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो फाइल का वेरिएबल या फिर उसके हम पॉइंटर को बनाएंगे। उसके बाद अगर अब कंटेंट को रीड करना है तो किसी में स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर वेरिएबल बना रहे हैं। फिर देखो, अब अगर दोनों भी फाइल्स में हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे यफ ओपन, उस फाइल का नाम और उसको हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं। अब जिस फाइल से हमें डाटा को कॉपी करना है उसको हम रीड मोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वहां से डाटा को कॉपी करना है, मतलब पढ़ना है। उसके बाद जिस फाइल में हमें
डाटा को रीड करना है उसको हम क्या करेंगे, डब्ल्यू मोड में ओपन कर लेंगे, जिससे हम उस फाइल में डाटा राइट कर सकें। नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं, ठीक है, कि व्हाइल FEOF, इसका मतलब क्या होता है कि जब तक हम इंड ऑफ फाइल पे ना पहुंच जाए, ठीक है, इसका मतलब सीधे से जानो, जब तक हम इंड ऑफ फाइल पे ना पहुंच जाए तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं कि एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं, एफ गेट सी का यूज करते हैं, ठीक है। तो एफ में से कैरेक्टर को रीड किया, उसको हमने सी एच में स्टोर किया अपने, और फिर एफ पुट सी से हमने क्या कर दिया, उस सी एच को हमने राइट कर दिया लिंक किसमें, टी में। उसके बाद क्या करें, हमने सी एच को प्रिंट भी कर दिया कि जिससे हम देख सकें कि हमारा कौन सा वहां पे जो कैरेक्टर है वो राइट हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों फाइल को अपने क्लोज कर देंगे, एफ क्लोज एफ एंड एफ क्लोज टी, उसके बाद गेट सी एच एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे क्या है, डिफरेंस देखना है ऑब्जेक्ट फाइल और एक्सी फाइल के बीच में। तो देखो ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, ए फाइल दैट कंटेन ऑब्जेक्ट कोड दैट हैज रिसाइड फॉर्मेट मशीन कोड व्हिच इज नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है कि एक ऐसा फाइल होता है जो कि क्या करता है कि ऑब्जेक्ट कोड को कंटेन करता है। मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट फाइल वो फाइल होता है जो कि ऑब्जेक्ट कोड को रखता है अपने अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये हमारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है कि ए फाइल दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड, मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और जो भी टास्क इसको परफॉर्म करना होगा ये उसकी कोडिंग के अनुसार ये ऑटोमेटिक इसको परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट फाइल होता है वो हमारा डायरेक्टली सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट फाइल इज इंटरमीडिएट फाइल, मतलब जो ऑब्जेक्ट फाइल होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट फाइल होता है, ठीक है। क्योंकि इसको बाद में फिर से हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है, तब जाके ये एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ये हमारा क्या होता है, फाइनल फाइल। तो देखो ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स टू एन ऑब्जेक्ट फाइल, मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सोर्स कोड होता है, जो भी यूजर या प्रोग्रामर हमारा कोड को लिखता है, तो कंपाइलर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर। और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है कि ये लिंकर लिंक द ऑब्जेक्ट फाइल विद द सिस्टम लाइब्रेरी एंड कंबाइन द ऑब्जेक्ट फाइल टुगेदर टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। मतलब जो लिंकर होता है वो लिंक करता है किसको, ऑब्जेक्ट फाइल को सिस्टम लाइब्रेरी के साथ, ठीक है। और फिर उन सबको आपस में कंबाइन करके वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करता है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, मतलब जो ऑब्जेक्ट फाइल हमारा होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन इन सी। सो सी में जो भी हमारा वेरिएबल कोई भी हम बनाते हैं तो उसके साथ हम उसको कुछ स्टोरेज देते हैं, ठीक है। कोई भी हम वेरिएबल अगर बनाते हैं तो उसको हम कोई स्टोरेज देते हैं और उसी को कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। जैसे हम लिखते हैं अगर इंट ए हमने लिखा है तो हम जानते हैं कि इंटीजर का जो साइज होता है तो उतनी मेमोरी हमारी इंटीजर को अलॉट हो जाएगी, ठीक है। इंटीजर का साइज क्या होता है, 2 बाइट, तो 2 बाइट हमारा जो स्टोरेज होगा मेमोरी में वो इंटीजर को एलोकेट हो जाएगी, इसी को कहा जाता है मेमोरी एलोकेशन। सो मेमोरी एलोकेशन जो हमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरी होती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, तो देखते हैं कि मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, मतलब जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है उसमें जो हमारा मेमोरी एलोकेट होता है किसी भी वेरिएबल को, वो जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी एलोकेट हो जाता है, ठीक है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो किसी वेरिएबल को कब होता है, जब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो उस समय पे हमारा जो मेमोरी होता है वो उसको एलोकेट होता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब क्या है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हमेशा कंपाइल टाइम पे होगा और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमेशा रन टाइम पे एलोकेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि मेमोरी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो हमने किसी को अगर इंट ए बना दिया तो इसको हमने 2 बाइट दे दिया, तो अब इस मेमोरी जो हमने यहाँ पे 2 बाइट दिया है इसको हम जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है तो उस टाइम पे हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी कैन बी इंक्रीज्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ठीक है। मतलब जो भी अगर हम किसी भी वेरिएबल को अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में के द्वारा मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं तो उसके मेमोरी को हम प्रोग्राम जो हमारा रन हो रहा हो, यानी जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा हो उस टाइम पे भी हम उसके मेमोरी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हमारा एरे के लिए यूज होता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमारा लिंक लिस्ट के लिए यूज होता है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमारा लिंक लिस्ट के लिए यूज होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हमारा एरे के लिए यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को डिटेल में। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इनेबल द सी प्रोग्रामर टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, ठीक है। क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, डीएमए, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएमए। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, रन टाइम पे होता है। तो इससे प्रोग्रामर को एक बेनिफिट मिलता है जिससे वो रन टाइम पे किसी भी वेरिएबल को
मेमोरी दे सकता है या उसको इंक्रीज या डिक्रीज उसके स्टोरेज को कर सकता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इज पॉसिबल बाय फॉर फंक्शन ऑफ स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल। मतलब क्या है कि हमारा देखो हमारे प्रोग्राम में क्या होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। हमारे जो भी हमारा सी प्रोग्राम है, जैसे हम लिखते हैं हेज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस टी डी आई ओ डॉट एच सी ओ एन आई ओ डॉट एच, तो ये सब क्या होती है, ये सब लाइब्रेरी होती हैं। इसमें बहुत सारे हमारे फंक्शन होते हैं, इनको हमने यूनिट 1 में पढ़ा भी है। इसी में हमारे जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के 4 फंक्शंस होते हैं वो हमारे इस हेडर फाइल में बिलोंग करते हैं। यानी जब हम इस हेडर फाइल को अपने हम इंक्लूड कराएंगे प्रोग्राम में, तब हम जो भी हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनका हम यूज कर पाएंगे। तो वो फंक्शन कौन कौन से हैं, मेलॉक, केलॉक, रीअलॉक और फ्री। ये हमारे 4 फंक्शन हैं जो कि stdlib.h हेडर फाइल में बिलोंग करते हैं। हमको अगर इनको यूज करना है, इनके द्वारा अगर हमें किसी भी अपने वेरिएबल को मेमोरी देना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको इंक्लूड कराएंगे, उसके बाद फिर हम इसका यूज करेंगे। अब सबसे पहला हमारा आता है मेलॉक फंक्शन। इनसी मेलॉक क्या करता है, मेलॉक फंक्शन एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी, इट डजंट इनिशियलाइज मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम, सो इट हैज गार्बेज वैल्यू इनिशियली। तो मेलॉक फंक्शन क्या करता है कि ये सिंगल ब्लॉक, ठीक है, अगर हम किसी भी वेरिएबल यानी कि लिंक लिस्ट मान लो होता है ना, तो लिंक लिस्ट के लिए अगर हम मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, तो जो मेलॉक फंक्शन हमारा होता है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को देता है, ठीक है। सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को इसको ये देता है, यानी कि सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को ये क्या करता है, लिंक लिस्ट को एलोकेट करता है। अब इसके हम आगे सिंटेक्स को देखते हैं। देखो और क्या होता है कि ऐसे इनिशियली, ठीक है, जब भी हम किसी भी अपने वेरिएबल को अगर हम मेलॉक फंक्शन के द्वारा मेमोरी को एलोकेट करते हैं, तो इनिशियली वो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं देता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, गार्बेज होता है, ठीक है। गार्बेज मतलब क्या होता है, कुछ भी से 1 x p q z n ऐसे कोई भी वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, या -1 3 2 5 7 इसी प्रकार से कोई भी गार्बेज वैल्यू हमारे उस वेरिएबल में रहता है। अब देखो द सिंटेक्स ऑफ मेलॉक फंक्शन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेलॉक फंक्शन का सिंटेक्स दिया हुआ। तो मान लो हमने एक पीटीआर बनाया है, ठीक है, जिसको हम साइज देना चाहते हैं, ठीक है। क्या है, तो कास्ट टाइप, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले इसका लिखेंगे क्या है, उसका टाइप क्या है, उसके बाद लिखेंगे मेलॉक, उसके बाद फिर बाइट में साइज दे देंगे। जैसे मान लो कोई वेरिएबल हमारा ए है, इसको हम देना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको हम पीटीआर लिखेंगे, ठीक है। पीटीआर एस्ट्रिक इसका क्या बनाए रहेंगे, हम पॉइंटर बनाए रहेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम मेलॉक। मेलॉक लिखने के बाद जितना भी हम इसको साइज देना चाहते हैं बाइट में, उतनी साइज हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस वेरिएबल को हमारे इतना साइज हम यहाँ पे पास करेंगे, वो साइज हमारा मिल जाएगा। दूसरा है हमारा केलॉक फंक्शन। इनसी केलॉक क्या करता है, देखो द केलॉक फंक्शन एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी, ठीक है। अब देखो इसमें मेलॉक में हमारा क्या था, मेलॉक में हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इन केलॉक में हमारे क्या है कि मल्टीपल ब्लॉक, ठीक है, जैसे हम 4 बाइट के कई सारे ब्लॉक हम दे सकते हैं। और इट इनिशियली इनिशियलाइज ऑल बाइट्स टू 0। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इनिशियली इनिशियलाइज किया जाता है वो 0 होता है, लेकिन मेलॉक में हमारे क्या होता था, गार्बेज वैल्यू होती थी। इट रिटर्न नल इफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अगर हमने जब मान लो जितना भी मेमोरी उसको एलोकेट किया है, अगर वो हमारा क्या है, सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, तो ये क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। द सिंटेक्स ऑफ केलॉक फंक्शन इज गिवन बिलो। अब यहाँ नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, सिंटेक्स दिया हुआ है केलॉक फंक्शन का। सो देखो क्या है, इसमें भी सबसे पहले क्या है, एक पीटीआर वेरिएबल है, उसमें हम अपना फिर पॉइंटर लिख देते हैं, उसके बाद केलॉक लिखते हैं, उसके बाद साइज लिखते हैं और लिखते हैं कि कितने ब्लॉक को हम एलोकेट करना चाहते हैं। जैसे क्या है कि मान लो हमने यहाँ पे नंबर की जगह पे लिखा 4 और बाइट साइज में हमने लिखा 10, तो यानी 10 बाइट के हमारे 4 ब्लॉक जो होंगे वो एलोकेट हो जाएंगे, हम जिस भी वेरिएबल को अपने एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रीअलॉक फंक्शन। इन सी रीअलॉक का काम क्या होता है, देखो ये भी कैसा फंक्शन है, डीएम में यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ही ये भी एक फंक्शन है। तो क्या करता है, इफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेलॉक और केलॉक, यू कैन रीएलोकेट द मेमोरी बाय रीअलॉक, ठीक है। मतलब मान लो कि कोई भी वेरिएबल हमारा था, अब उसको हमने मेलॉक से मेमोरी को एलोकेट किया, तो उससे क्या होगा, एक ब्लॉक होगा। फिर हमने केलॉक से किया तो उससे मल्टीपल ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन मान लो कि तभी वो नल कर रहा है, मतलब उसके लिए वो जो मेमोरी हमने एलोकेट किया है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइम पे हम उसको रीअलॉक के द्वारा, रीअलॉक का यूज करके हम उसको फिर से मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट इट चेंज द मेमोरी साइज। मतलब क्या होता है कि जो भी मेमोरी मान लो हमने उसको स्टार्टिंग में 10 बाइट्स दिया हुआ था, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम सिंटेक्स का लिखते हैं, पीटीआर इक्वल टू रीअलॉक लिखते हैं, अपना फंक्शन होता है, उसके अंदर हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, एक पीटीआर और फिर हमने जो यहाँ पे नया साइज देना होता है, मान लो पहले 10 था तो अब हम यहाँ पे 15 देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 15, और ये सब साइज हमारी किस में होती है, बाइट्स में होती है। जो लास्ट हमारा फंक्शन है डीएमए का, उसको नाम है फ्री। फ्री क्या काम करता है, द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय मेलॉक और केलॉक फंक्शन मस्ट बी रिलीज बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन, ठीक है। तो जैसे देखो हम कोई भी अपने वेरिएबल को जो भी मेमोरी
मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, चाहे उससे हम मेलॉक के द्वारा एलोकेट करें या फिर हम केलॉग के द्वारा यूज करके एलोकेट करें, ठीक है। अगर इन सबसे कम पड़ता है तो फिर हम चाहे क्या करें, रीअलॉग से उसको दोबारा उस मेमोरी को एलोकेट कर दें। मेलॉक क्या करता है, एक ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है। ये क्या करता है, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है। लेकिन रीअलॉग क्या करता है, अगर मान लो मेलॉक और केलॉग जो भी मेमोरी एलोकेट किए हैं वो सफिशियंट अगर नहीं होता है तो रीअलॉक हमारा क्या करता है, उसको फिर से मेमोरी को एलोकेट कर देता है या फिर उसके साइज को चेंज कर देता है। तो जो भी हमने इन सब का यूज करके इन तीनों परसेंट का मेमोरी को एलोकेट किया है, अगर हम चाहते हैं कि मान लो पीटीआर में जो भी हमारा मान लो 20-15 बाइट लेके रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये 15 बाइट का जो स्टोरेज है ये खाली कर दे। मान लो हमने पीटीआर से कोई काम था तो इसको हमने एलोकेट कर दिया, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है तो हम चाहते हैं कि अब ये हमारा वेरिएबल जो है वो मेमोरी को खाली कर दे। तो उसके लिए हम अपने फ्री फंक्शन का यूज करेंगे। तो जिस भी वेरिएबल को हमको मेमोरी को खाली करवाना होगा उसको हम फ्री के अंदर पास कर देंगे, तो वो हमारा मेमोरी डिलीट हो जाएगा, यानी वो मेमोरी हमारा फ्री हो जाएगा। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन इन वन ब्लॉक ऑफ एलोकेटेड स्पेस ऑफ अ फिक्स्ड साइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टैटिक में क्या होता है कि जो भी हमारा मेमोरी एलोकेट होता है वो क्या होता है, फिक्स साइज का होता है। वंस इट इज एलोकेटेड इट नेवर बी फ्री। मतलब क्या होता है कि जैसे देखो डायनेमिक में हम क्या कर सकते थे, जो भी मेमोरी हमारा एलोकेट हो जाता था उसको हम फ्री कर सकते थे फ्री फंक्शन का यूज करके। लेकिन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं है, जिसको हमने एक बार एलोकेट कर दिया फिर उसको हम फ्री नहीं कर सकते हैं। मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द डिक्लेयर्ड वेरिएबल इन द वेरिएबल, ठीक है। जो भी हमारा वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम में उसके लिए हमारा मेमोरी एलोकेट होता है। द एड्रेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग क्या है, एम परसेंट ऑपरेटर एंड कैन बी असाइन टू अ पॉइंटर, ठीक है। इसका भी एड्रेस जो है हम एम परसेंट का यूज करके हम निकाल सकते हैं। द मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी है ऊपर कि जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है स्टैटिक में वो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है। इट यूजेस स्टैक फॉर मेंटेनिंग द स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। इसमें हम स्टैक का यूज करते हैं जिससे कि हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को मेंटेन कर पाए, ठीक है। स्टैक क्या होता है, जैसे आप बुक्स रख दें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो जैसे आप एक के ऊपर कुछ भी चीजें रख दें तो उसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक में क्या होता है कि जैसे इन दिस एलोकेशन वंस द मेमोरी इज एलोकेटेड द मेमोरी साइज कैन नॉट चेंज। मतलब क्या है कि एक बार जो हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया फिर उसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते। इट इज लेस एफिशिएंट। ये क्या होता है, हमारा डायनेमिक मेमोरी यानी डीएमए के अकॉर्डिंग लेस एफिशिएंट होता है। द फाइनल साइज ऑफ अ वेरिएबल इज डिसाइडेड बिफोर रनिंग द प्रोग्राम। इट विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी वेरिएबल का जो फाइनल साइज हम बनाते हैं वो प्रोग्राम को रन करने से पहले ही बनाना होता है, ठीक है। इट इज का also called compile time memory allocation। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज जनरली यूज्ड फॉर एन एरे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू एग्जांपल प्रोग्राम ऑन एरे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपना एक यहाँ पे एग्जांपल हमारा दिया हुआ है जिसमें हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर रहे हैं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन बनाया। यहाँ पे आप वाइड मेन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने 5 साइज का एक एरे बनाते हैं। तो एरे हमारा इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4 और इसका इंडेक्स होगा 1 2 3 4, ठीक है। उसमें हमने फिर क्या किया है, अपने वैल्यूज को इनपुट कर दिया है, ठीक है। अपने वैल्यूज को वहाँ पे इनिशियलाइज ही कर दिए हैं, इनपुट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे A5 लिखा तो इससे क्या हुआ कि एक इंटीजर टाइप का एरे बना है जिसमें हमारे 5 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स का जो उसमें स्टोरेज है यानी कि जो भी मेमोरी है वो 2 बाइट उसको एलोकेट हुई है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने अपने प्रोग्राम को रन करने यानी लिखते टाइम ही अपने प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल बनाए उसको मेमोरी को एलोकेट कर दिए। तो उससे हमारा क्या होगा, ये हमारा एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। उसके बाद फिर हमने अपने एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास क्या होता है, इन सी प्रोग्रामिंग स्टोरेज क्लासेस डिफाइन द स्कोप विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल एंड फंक्शन विद इन अ प्रोग्राम। मतलब स्टोरेज क्लास क्या डिफाइन करता है कि जैसे कोई भी हम मान लो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं तो इनका क्या स्कोप होगा, ये कहाँ पर विजिबल होंगे और इनकी लाइफ टाइम कितनी होगी, इस चीज को जो हमारा डिफाइन करता है वो होता है स्टोरेज क्लास। दे स्पेसिफाई वेयर वेरिएबल आर स्टोर्ड एंड देयर डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। ये क्या करते हैं, ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल होंगे वो कहाँ पे स्टोर होंगे और उसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी एंड देयर लाइफ स्पेन इन द मेमोरी, और उनकी क्या हमारी लाइफ साइकिल होगा। सी ऑफर्स 4 प्राइमरी स्टोरेज क्लासेस। मतलब सी में हमारे क्या है, 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस हैं। सो पहला उसमें से है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसका कीवर्ड क्या होता है, ऑटो। जैसे हम इंटीजर के लिए इंट लिखते हैं ना, सेम उसी प्रकार से इसका कीवर्ड होता है ऑटो। डिफिनेशन क्या है, द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर द ए लोकल वेरिएबल।
These variables are automatically created when a function is called and destroyed when it exists, meaning they only exist during the execution of the function. तो ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है कि मान लो कोई फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर मान लो ऑटो नाम से, तो वो क्या होगा कि वो तब तक ही हमारा रहेगा जब तक ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। जब फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तब वो वेरिएबल हमारा क्रिएट होगा, और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा वैसे ही हमारा ये जो वेरिएबल रहेगा ऑटो नाम से वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका स्कोप क्या होता है कि लोकल टू द फंक्शन और ब्लॉक, मतलब जिस भी फंक्शन के अंदर इसको हमने डिफाइन किया है, इस वेरिएबल को आप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसका लाइफ टाइम क्या होता है, अनटिल द फंक्शन ब्लॉक इन, मतलब क्या होता है इसका लाइफ टाइम कि जब तक हमारा फंक्शन ब्लॉक के एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक इसकी लाइफ टाइम होती है, उसके बाद ये क्या होता है ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसका कीवर्ड क्या होता है, रजिस्टर होता है। डिफिनेशन इसका क्या है, देखो, द रजिस्टर स्टोरेज क्लास सजेस्ट दैट द वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड इन द सीपीयू रजिस्टर इंस्टेड ऑफ रैम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी हम जिस भी वेरिएबल को अगर हम रजिस्टर नाम से बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होगा, वो हमारा रैम में स्टोर नहीं होगा, मेकिंग इट फास्टर टू एक्सेस। जिससे हमारा ये क्या होता है, ये फास्ट एक्सेस होने लगता है। इट इज ऑफन यूज फॉर लूप काउंटर्स और फ्रिक्वेंटली एक्सेस वेरिएबल। ये किसके लिए यूज होता है, जहां भी हम लूप का यूज करते हैं या ऐसे वेरिएबल जो कि जिसका फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते रहते हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका स्कोप कहाँ तक होता है, लोकल टू द फंक्शन, यानी इसका स्कोप भी क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर इसको हम डिफाइन किए हैं तो इसका स्कोप मतलब इसको हम सिर्फ यहीं पे यूज कर सकते हैं। इसका लाइफ टाइम क्या होता है, जब तक हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक इसका लाइफ टाइम होता है। इसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि वाइड फंक्शन, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। यहाँ पे हमने एक इंटीजर आई बनाया हुआ है जिसका टाइप हमने स्टोरेज क्लास का दिया हुआ है रजिस्टर। तो ये क्या करेगा, इसकी इनिशियल वैल्यू हमको अनडिफाइंड है, इसकी लाइफ साइकिल जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब तक होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेटिक स्टोरेज क्लास। इसका कीवर्ड क्या होता है, स्टेटिक। पहले का हमने कीवर्ड क्या पढ़ा था, ऑटो, दूसरे का रजिस्टर, और तीसरे का हमारा क्या है, स्टैटिक। सो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये स्टैटिक वेरिएबल रिटर्न इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स एंड इज ओनली इनिशियलाइज वंस। ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी ये अपनी वैल्यू को रखता है, ठीक है, रिटेन्स, और ये सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज किया जा सकता है। दिस अप्लाइज टू बोथ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल थ्रू दे हैव डिफरेंट स्कोप। ठीक है, तो ये हमारा किस पे अप्लीकेबल होता है, ये हमारा लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल पे अप्लीकेबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई फंक्शन बनाए हैं तो इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल बनाए रहेंगे, ठीक है, तो इसको हम सिर्फ इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है लोकल वेरिएबल। अब मान लो इस फंक्शन के बाहर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो इसको हम इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और इस फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसका स्कोप क्या होता है, लोकल टू द फंक्शन या ब्लॉक बट रिटेन्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। ठीक है, उसके बाद इसका ग्लोबल स्टैटिक क्या होता है कि लिमिटेड टू द फाइल इन व्हिच इट इज डिक्लेयर्ड, मतलब जिस फाइल में हम इसको डिक्लेयर करेंगे सिर्फ वहीं पे ही लिमिटेड, मतलब वहीं पे ही एक्सेस या यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा लाइफ टाइम क्या है, द इंटायर रन टाइम ऑफ प्रोग्राम। तो देखो ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है, तो ये हमारा जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम रन नहीं हो जाता है तब तक इसकी लाइफ टाइम होती है। और इसका जो हमारा वैल्यू होता है वो क्या होता है, जी। इसका जो इनिशियल वैल्यू होता है वो जीरो इफ नॉट स्पेशली इन। इसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है, जीरो। अगर हमने उसको एक्सपेशली अगर उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो फिर वो जीरो ही होता है। इसके हम एग्जांपल को देखते हैं तो देखो क्या है, यहाँ पे एक हमारा फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमने रिटर्न टाइप वाइड रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक काउंट नाम का वेरिएबल, इसको इनिशियलाइज हम कर देते हैं जीरो से, और ये हमारा इंटीजर है और इसको हमने स्टोरेज क्लास स्टैटिक दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि काउंट को अपने प्लस प्लस कर रहे हैं और फिर काउंट को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अपने जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन बनाए हुए थे इसको हम कॉल कर रहे हैं। तो देखो एक बार जब कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में जीरो थी तो प्लस प्लस किए तो एक हो जाएगी। तो यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो एक प्रिंट होगा, इसको कॉल करेंगे तो वन से बढ़ के वो काउंट की वैल्यू फिर से दो हो जाएगी, तो यहाँ पे दो प्रिंट होगा। फिर तीसरी बार जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो फिर से प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो फिर से वो क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी, यहाँ पे हमारे तीन प्रिंट होगा।
जो चौथी स्टोरेज क्लास हमारी है वो है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है, इसका जो हमारा कीवर्ड होता है वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन इन अनदर फाइल। ठीक है, मतलब इससे हम क्या करते हैं, कोई भी ग्लोबल वेरिएबल या फिर कोई ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जो कि अदर फाइल्स में है, मतलब उस फाइल में नहीं है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज अ वे टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस अक्रॉस मल्टीपल टाइम। मतलब देखो, इसका यूज ही किया जाता है कि हम कोई ग्लोबल वेरिएबल या फिर कोई ऐसा फंक्शन बना पाए जो कि कोई अदर फाइल में हो। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है जिससे हम मल्टीपल फाइल्स के बीच में किसी भी फंक्शन को या वेरिएबल को एक्सेस कर सकें। इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल होता है। लाइफ टाइम इसका क्या होता है, द इंटायर टाइम ऑफ प्रोग्राम। इनिशियल वैल्यू जो इसमें दी जाती है वो होती है 0। अब इसके हम एग्जांपल को देखते हैं। तो देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल फाइल्स के साथ अपना, अब इसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल फाइल के साथ इसका हम यूज करते हैं। तो इसलिए हम इसमें दो फाइल्स को बना लेते हैं, एक है हमारा फाइल 1 और दूसरा हमारा फाइल 2। तो फाइल 1 में क्या कर रहे हैं हम अपना, देखो, हेज इंक्लूड स्टूडियो, उसके बाद हमने यहाँ पे काउंट वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और ये क्या है, इसका इनिशियलाइज किया है 10 से। उसके बाद हमने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया है, वो डिस्प्ले काउंट। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू को अपने हम प्रिंट करा रहे हैं। अब फाइल 2 डॉट सी में क्या कर रहे हैं, देखो, इसमें हम कर रहे हैं एक्सटर्न इंट काउंट। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक्सटर्न का यूज करके हम काउंट जो भी हमने अपना वेरिएबल को बनाया हुआ था फाइल 1 डॉट सी में, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कमेंट भी लिखा है कि एक्सेसिंग द वेरिएबल काउंट फ्रॉम फाइल 1 डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ से हम जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ था, ठीक है, काउंट, और उसको हमने इनिशियलाइज किया 10 से, उसको हम फाइल 2 डॉट सी में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, उसके बाद हमने क्या बनाया है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन को अपने बनाया हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले काउंट। जो भी हमने काउंट का डिस्प्ले काउंट एक फंक्शन बनाया होता है जिससे हम काउंट को प्रिंट करवा सकें। तो उससे हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद फिर से हमने काउंट को क्या कर दिया, यहाँ पे 20 असाइन कर दिया। देखो, हमने यहाँ पे काउंट को डिफाइन नहीं किया है, हम काउंट को यहीं से यूज कर रहे हैं फाइल 1 से ही। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको क्या करें, उसको हम यूज कर सकें। उसके बाद हमने काउंट को फिर से इनिशियलाइज कर दिया 20। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्प्ले काउंट, जब हम फिर से उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस बार हमारा आउटपुट 20 आएगा। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने क्या किया कि एक हमारा फाइल 1 है, इसमें हमने क्या किया, कोई भी हमारा फंक्शन बनाया है और कोई अपना वेरिएबल बनाया है। उसके बाद हम फाइल 2 बना रहे हैं डॉट सी, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे देखो मेन फंक्शन के ऊपर है ना, तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल एक हमारा है जो कि एक्सटर्न नाम से है, और इसका नाम भी क्या है, काउंट ही, वही नाम सेम रखा है, जिससे कि हम उस काउंट को एक्सेस कर पाए। उसके बाद फिर हम अपने मेन फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि हमारा अनदर फाइल में था। एक्सटर्नल का यूज इसलिए किया था जिससे हम कि अनदर फाइल के जो भी हमारे वेरिएबल हो या फंक्शन हो उसका यूज कर पाए, उसको हम एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले काउंट को कॉल किया है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा 10। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे उसको क्या किया, फिर से हमने उसको 20 असाइन किया काउंट को। यहाँ पे देखो, हम काउंट को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वही पुराना काउंट ही यूज कर रहे हैं, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। फिर से हमने डिस्प्ले काउंट किया, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 20।